द मेथड इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कॉन्ट्राडिक्शन से हम ये प्रूव करेंगे जो हमसे बात बोली गई है. तो जैसा कहा मैंने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो एक काम करते, लेट अस एज्यूम, पहला स्टेप एज्यूम करते हैं √2 इज अ रैशनल नंबर. हमने मान लिया, हम जानते हैं होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया √2 क्या एक रैशनल नंबर है. तो दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर होगा वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक, और p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किए गए हैं. रिड्यूस किए गए का मतलब क्या है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इसका मतलब ये हुआ कि मतलब p और q का एक ही फैक्टर कॉमन है, 1 है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, चलिए इस बात को आगे चलते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, काम करते हैं दोनों तरफ. तो यानी √2 का स्क्वायर करें इज इक्वल्स टू p/q का भी स्क्वायर किया, यानी 2 इज इक्वल्स टू p² अपॉन q², यानी p² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ q². ये वैल्यू आ गई. क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि p² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू q²? इसमें भी कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, तो इसका लिखने का मकसद क्या था? अच्छा, जैसा मैंने कहा q क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा. यानी ये बात प्रूव हो गई कि q² एक इंटीजर है. तो q² क्योंकि इंटीजर है तो कंफर्म है p² अपॉन 2 भी क्या है, एक इंटीजर है. p² अपॉन 2 इज एन इंटीजर. अगर p² अपॉन 2 एक इंटीजर है तो इसका मतलब कंफर्म है कि p² भी एक इंटीजर ही होगा. हाँ या ना, ये सोच के देखें, खुद से सोच करके देखें. p² अपॉन 2 एक इंटीजर है तो कंफर्म है p² भी एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि इंटीजर को 2 से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर आएगा इस केस में. यानी मैं ऐसा बोलूंगा p² एक इवन इंटीजर है. रादर ये ज्यादा बात अप्रोप्रिएट है. p² एक इवन नंबर आएगा तभी तो उसके अंदर में एक 2 मौजूद होगा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा और रिमेनिंग नंबर एक इंटीजर हो जाएगा. तो p² एक इवन इंटीजर है. इसके आगे चलते हैं. अब हमने जब ये बात प्रूव कर ली कि p² एक इवन इंटीजर है, p² इज एन इवन इंटीजर. अब अपने आप खुद से सोच करके देखो, अब p भी एक इंटीजर है. अब इंटीजर दो टाइप के होते हैं, या तो इवन होगा इंटीजर या ऑड इंटीजर होगा. सोच के देखें, अगर p एक ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड इंटीजर ही आएगा जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीटली. और जब मैं कह रहा हूं 2 से नहीं कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. तो इसका मतलब कंफर्म है कि p जो है ये कंफर्म हो गया, ये भी एक इवन इंटीजर ही होगा. p भी कंफर्म है क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा. अरे खुद से सोच के देखो, p अगर एक इवन इंटीजर है, लेट अस से p इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आता है, क्वेश्चन 8 आता है. लेकिन इफ अगर मैंने p को 3 लिया होता तो 3 का स्क्वायर 9 आता, और 9 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता. तो p एक इवन इंटीजर है, तो मतलब कंफर्म हो गया 2 डिवाइड्स p. ऐसा मैं लिख सकता हूं. यहां तक ये बात समझ में आती है? 2 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है.
तो इसको दूसरी भाषा में बोला जा सकता है कि p इज इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। 2 जब p को डिवाइड कर रहा है, यानी p एक इवन इंटीजर है, तो कंफर्म है p को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा, जैसे कि आपने 4 लिया था तो 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, या p को 6 लेता से मैंने p को 6 लिया तो मैं 2 इंटू 3 लिख सकता। ये तो तय है ना, ये जो पोर्शन आता ये एक इंटीजर होता। आई डू नॉट नो और आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन वेदर k इज अ इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, लेकिन ये तय है k एक इंटीजर है। तो चलो यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। p 2k के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने पर p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4k स्क्वायर आ गई। अब अगर पीछे दोबारा पिछले स्टेप पे चलें, हमने क्या लिखा था, p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो p स्क्वायर की मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं, यानी 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जो काम हमने p के लिए किया था वही काम, वही सोच q के लिए भी वैलिड होगी। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, ध्यान से देखो ये इक्वेशन, दिस इज द सेम इक्वेशन, यू गेटिंग माई पॉइंट। p स्क्वायर 2q स्क्वायर के इक्वल था, अब q स्क्वायर 2k स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ये कंफर्मली बोल सकता हूं कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स q स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है, यानी q स्क्वायर एक इवन इंटीजर होगा, यानी 2 डिवाइड्स q, ऐसा भी बोला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो q को भी फैक्टराइज करेंगे तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर 2 आ रहा है। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला, दस ऐसा बोला जा सकता है 2 इज अ कॉमन, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन फैक्टर है, ऑफ p एंड q। 2 is a common factor of p and q, but isn't it a contradiction? Yes or no? क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन आई या नहीं आई, खुद से सोच के देखें। बिल्कुल आई है, क्योंकि हमने क्या एजम्पशन की थी, सोचो एजम्पशन क्या की थी हमने एज्यूम किया था कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये बात याद आई कि नहीं आई, तो लेकिन हमने यहां क्या निकाल लिया, p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया, 1 के अलावा कौन आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, एजम्पशन इज रॉन्ग। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे p और q नहीं लिए जा सकते, यानी हमारी एजम्पशन क्या थी, √2 एक रैशनल नंबर है। तो कौन सी एजम्पशन रॉन्ग हुई, √2 बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर, ये गलत हो गया। इसका मतलब √2 क्या है, इट हैज बीन प्रूव्ड नाउ, √2 इज अ इरैशनल नंबर। ये बात समझ में आई, और इस बात को हेंस प्रूव्ड लिखा जा सकता है, बिकॉज इसी मैनर में ऑल द स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड इन द सिमिलर मैनर। अगर आपको अपने बोर्ड लेवल, कोई से भी बोर्ड लेवल में अगर पूरे मार्क्स अचीव करने हैं, या यूं कहूं पूरा क्वेश्चन सही करना है, भले वो सीबीएसई बोर्ड है या एनी अदर स्टेट लेवल बोर्ड, राइट। तो इस पूरी बात को मैं अगर सम अप करूं इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट, हमने प्रूव करना था √2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरैशनल नंबर है, तो हमने √2 को p बाय q माना, यानी एज्यूम करा कि वो एक रैशनल नंबर है और p और q का कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन अदर देन 1। लेकिन हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो करके p और q का प्रूव कर दिया कि उसका 1 के अलावा 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो यानी वो बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई हमारी एजम्पशन से, तो यानी √2 एक इरैशनल नंबर है। ये बात हमने प्रूव कर ली वाया कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड।